हेलो गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप तक झारखंड की खबरों का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। झारखंड में मानसून होगा और सक्रिय। आज 23 और कल 24 जून को कई जिलों में झमाझम बारिश और वज्रपात का अलर्ट। तो झारखंड में दक्षिण पश्चिम मानसून की एंट्री के साथ मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। सोमवार को रांची, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, देवघर, दुमका, बोकारो, कोडरमा समेत राज्य के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, जबकि कई क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ मेघ गर्जन भी हुआ। मौसम विभाग ने बताया कि मानसून की उत्तरी सीमा चतरा तक पहुंच चुकी है और राज्य में इसके आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां पूरी तरह से अनुकूल हैं। पिछले 24 घंटों में गिरिडीह के नंदाडी में सर्वाधिक 62.4 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, जबकि बारिश के कारण रांची के तापमान में भी गिरावट आई है और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार आज 23 और कल 24 जून को झारखंड के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस दौरान संताल परगना, कोल्हान और मध्य झारखंड के अधिकांश जिलों में घने बादल छाए रहने के साथ कई इलाकों में झमाझम बारिश होने की संभावना है, जबकि कई अन्य जिलों में भी बादल और बारिश का दौर जारी रह सकता है। वहीं 25 से 27 जून तक भी राज्य के विभिन्न हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है, जिससे तापमान में और कमी आएगी। विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों तक वज्रपात और तेज हवाओं की भी चेतावनी जारी की है। लोगों से खराब मौसम के दौरान खुले मैदान, खेतों और पेड़ों के नीचे शरण नहीं लेने तथा सतर्क रहने की अपील की गई है। लखनऊ कोचिंग सेंटर में दर्दनाक हादसा, कोचिंग में आग लगने से 15 की मौत, पीएम मोदी ने की मुआवजे की घोषणा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज स्थित पूर्णिया इलाके में सोमवार को हुए भीषण अग्निकांड ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। एक कोचिंग सेंटर में अचानक लगी आग देखते ही देखते विकराल रूप ले गई और पूरी इमारत धुएं व लपटों में घिर गई। हादसे के वक्त कोचिंग में मौजूद छात्रों के बीच चीख पुकार और अफरा तफरी मच गई। जान बचाने के लिए कुछ छात्रों ने खुद को दूसरे फ्लोर बाथरूम में बंद कर लिया, जबकि एक छात्र ने पहले फ्लोर से छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। कई लोग इमारत से बाहर निकलने के लिए छज्जों और अन्य हिस्सों का सहारा लेते नजर आए। सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जिनमें 3 महिलाएं शामिल हैं। मृतकों की उम्र 20 से 24 वर्ष के बीच बताई जा रही है, जबकि कई छात्र गंभीर रूप से घायल हैं और उनका इलाज जारी है। हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है, ताकि आग लगने के कारणों और किसी भी लापरवाही की गहन जांच की जा सके। वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी इस हादसे पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। झारखंड में मुहर्रम को लेकर पुलिस मुख्यालय हाई अलर्ट, 10,000 पुलिस जवान व 7 कंपनी केंद्रीय बल के होंगे तैनात। झारखंड में मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए झारखंड पुलिस मुख्यालय ने राज्य भर में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी शुरू कर दी है। सुरक्षा के मद्देनजर 10,000 से अधिक पुलिस जवानों, 6,000 से ज्यादा होमगार्ड कर्मियों तथा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों सहित 7 कंपनियों को तैनात किया गया है। सभी जिलों को सतर्क रहने और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस मुख्यालय के अनुसार जुलूस मार्गों और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्रोन, वीडियो कैमरों और अन्य आधुनिक निगरानी उपकरणों की मदद से पूरे आयोजन स्तर पर नजर रखी जाएगी। अधिकारियों को स्थानीय स्तर पर शांति समिति के साथ समन्वय बनाए रखने और किसी भी अफवाह या अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। रिम्स 2 के विरोध में ग्रामीणों का अनिश्चितकालीन धरना शुरू। रांची के रिम्स 2 परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण का विरोध कर रहे नगड़ी कांके क्षेत्र के रैयतों ने सोमवार से अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। नगड़ी बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले चल रहे इस आंदोलन में शामिल ग्रामीणों का कहना है कि प्रस्तावित रिम्स 2 के लिए अधिग्रहित की जा रही जमीन आदिवासी परिवारों की उपजाऊ कृषि भूमि है, जिससे उनकी आजीविका जुड़ी हुई है। उनका आरोप है कि परियोजना के कारण सैकड़ों परिवारों के रोजगार और जीवन यापन
पर संकट उत्पन्न हो जाएगा। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि प्रभावित परिवारों के साथ अब तक उचित संवाद नहीं किया गया है और उनकी चिंताओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। धरनारत रैयतों ने भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में अनियमितता और फर्जीवाड़े का आरोप लगाते हुए कहा है कि उनकी सहमति के बिना कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने दावा किया है कि कई रैयतों ने अब तक मुआवजा स्वीकार नहीं किया है। उल्लेखनीय है कि पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे ग्रामीणों को पुलिस ने ऑक्सीजन पार्क के पास रोक दिया था, जिसके बाद उन्होंने वहीं विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। अब आंदोलनकारियों ने स्पष्ट किया है कि मांगों के समाधान और भूमि अधिग्रहण पर पुनर्विचार होने तक उनका अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। झारखंड में पहली बार होगी मैट्रिक इंटर की विशेष परीक्षा, जैक ने जारी किया दिशा निर्देश। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने राज्य में पहली बार मैट्रिक और इंटरमीडिएट की विशेष परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही वर्ष 2026 की इम्प्रूवमेंट, कंपार्टमेंटल और विशेष परीक्षा के लिए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। परिषद के अनुसार अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों, अंक सुधारने के इच्छुक छात्रों तथा आवेदन से वंचित रह गए विद्यार्थियों को इस परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिलेगा। छात्र छात्राएं जैक की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इम्प्रूवमेंट परीक्षा में विषयों की कोई बाध्यता नहीं होगी। विद्यार्थी अपनी आवश्यकता के अनुसार विषयों का चयन कर सकेंगे। यह विशेष परीक्षा खासतौर पर उन विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर आयोजित की जा रही है जो राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने के कारण नियमित बोर्ड परीक्षा में शामिल नहीं हो सके थे। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2026 की मैट्रिक परीक्षा में करीब 20,000 और इंटरमीडिएट परीक्षा में लगभग 26,000 विद्यार्थी असफल हुए थे। वही मैट्रिक के करीब 1800 छात्र आवेदन करने के बावजूद परीक्षा नहीं दे सके थे। जैक की इस पहल से हजारों विद्यार्थियों को अपनी शैक्षणिक प्रगति सुधारने का एक और अवसर मिलेगा। झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, स्थायी कर्मचारियों को मिलेगी 1 महीने की अग्रिम सैलरी। झारखंड सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को राहत देते हुए विशेष परिस्थितियों में 1 महीने का अग्रिम वेतन देने का निर्णय लिया है। इस व्यवस्था के तहत स्थायी सरकारी कर्मचारी 1 महीने का अग्रिम वेतन प्राप्त कर सकेंगे, जिन्हें उन्हें 2 महीने के भीतर बिना किसी ब्याज के वापस करना होगा। यदि निर्धारित अवधि में राशि वापस नहीं की जाती है तो कर्मचारी 12 महीने के भीतर सामान्य ब्याज के साथ किस्तों में इसका भुगतान कर सकेंगे। झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघ के उपाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार झा ने सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि महासंघ लंबे समय से इसकी मांग कर रहा था। यह सुविधा केवल झारखंड सरकार के स्थायी कर्मचारियों को ही मिलेगी। पेंशन भोगियों, संविदा कर्मियों और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही अग्रिम वेतन की पूरी राशि चुकाने के बाद ही कर्मचारी दोबारा इस सुविधा का लाभ ले सकेंगे। उल्लेखनीय है कि राज्य में लगभग 1,83,000 नियमित सरकारी कर्मचारी कार्यरत हैं, जबकि बड़ी संख्या में संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारी विभिन्न विभागों में सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे में सरकार के इस निर्णय से स्थायी कर्मचारियों को तो राहत मिलेगी, लेकिन अन्य श्रेणी के कर्मी इसके दायरे से बाहर रहेंगे। पुलिया नहीं होने से बरसाती नाला पार कर स्कूल जाने को मजबूर बच्चे, ग्रामीणों ने लगाई गुहार। सिमडेगा जिले के बानो प्रखंड अंतर्गत गेनमेर पंचायत के टोंगरी टोली में पुलिया के अभाव में ग्रामीणों और स्कूली बच्चों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गांव के पास स्थित बरसाती नाला मानसून में उफान पर आ जाता है, जिसके कारण बच्चों को जान जोखिम में डालकर नाला पार कर स्कूल जाना पड़ता है। बारिश के दिनों में जलस्तर बढ़ने और तेज बहाव के कारण कई बार बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होती है, क्योंकि अभिभावक सुरक्षा के मद्देनजर उन्हें स्कूल नहीं भेजते। वही ग्रामीणों को बाजार, रोजगार और अन्य जरूरी कामों के लिए भी इसी नाले को पार करना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों से पुलिया निर्माण की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं की गई है। बरसात के दिनों में गांव लगभग टापू में तब्दील हो जाता है और किसी के बीमार पड़ने या गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाने की स्थिति में गंभीर मुश्किलें खड़ी हो जाती है। ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन से जल्द पुलिया निर्माण कराने की मांग की है। उनका कहना है कि पुलिया बनने से न केवल बच्चों की शिक्षा प्रभावित होने से बचेगी, बल्कि ग्रामीणों को आवागमन की बड़ी समस्या से भी राहत मिलेगी। आजसू के 41वें स्थापना दिवस पर धनबाद में शक्ति प्रदर्शन, सुदेश महतो ने हेमंत सरकार पर बोला हमला। आजसू पार्टी के 41वें स्थापना दिवस पर सोमवार को धनबाद में केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो के नेतृत्व में विशाल जनाक्रोश मार्च और सभा का आयोजन हुआ। गोल्फ ग्राउंड से कोयला नगर स्थित नेहरू कॉम्प्लेक्स मैदान तक निकाले मार्च में झारखंड के साथ ओडिशा और पश्चिम बंगाल से भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम में सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, विधायक निर्मल महतो समेत पार्टी के कई वरिष्ठ
वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए सुदेश महतो ने हेमंत सरकार पर विकास की जगह वसूली की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, विस्थापन, स्थानीय अधिकार और संसाधनों में स्थानीय लोगों की भागीदारी जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए धनबाद से जुड़े चर्चित मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग की। साथ ही झारखंड आंदोलन के नेताओं AK रॉय और शिबू सोरेन के योगदान को याद करते हुए कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आजसू राज्य भर में आंदोलन को और तेज करेगी। धनबाद में बाइक चोर गिरोह का खुलासा, 5 गिरफ्तार, 13 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद। धनबाद पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने वाले एक संगठित गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से चोरी की 13 मोटरसाइकिलें और बाइक चोरी में इस्तेमाल होने वाले औजार बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार 19 जून को कालूबथान ओपी क्षेत्र से एक बाइक चोरी होने के बाद जिले में लगातार सामने आ रही चोरी की घटनाओं को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर निरसा SDPO के नेतृत्व में विशेष छापामारी टीम का गठन किया गया था। गुप्त सूचना के आधार पर 21 जून को नया डांगा काली मंदिर मैदान के पास छापामारी कर अमित कुमार चौहान, मनीष कुमार दुबे, सूरज हेम्ब्रम, चंदन कुमार और राजकुमार को चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया है कि वे संगठित तरीके से बाइक चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। चोरी के बाद बाइक के नंबर प्लेट हटाकर 33 नंबर मिटा देते थे और पहचान छिपाने के लिए उसका रंग भी बदल देते थे। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने गोविंदपुर, चिरकुंडा, कुमारधुबी समेत विभिन्न क्षेत्रों से चोरी की कुल 13 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। साथ ही बाइक का लॉक तोड़ने और उसे स्टार्ट करने में इस्तेमाल होने वाले पेचकस समेत अन्य औजार भी जब्त किए गए हैं। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों का पहले से भी आपराधिक इतिहास रहा है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन का पद्म भूषण सम्मान रूपी सोरेन और कल्पना सोरेन करेंगे ग्रहण। झारखंड के दिवंगत नेता और दिशोम गुरु शिबू सोरेन को मरणोपरांत दिए जाने वाले पद्म भूषण सम्मान को आज उनकी पत्नी रूपी सोरेन और बहू कल्पना सोरेन ग्रहण करेंगी। यह जानकारी झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने दी। शिबू सोरेन को सार्वजनिक जीवन में उनके लंबे योगदान और झारखंड राज्य के गठन में उनकी ऐतिहासिक भूमिका के लिए यह सम्मान प्रदान किया जा रहा है। गौरतलब है कि 4 अगस्त 2025 को लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया था। वे लगातार 8 बार लोकसभा सांसद रहे और यूपीए सरकार में कोयला मंत्री के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। झारखंड के लोगों के बीच दिशोम गुरु के नाम से प्रसिद्ध शिबू सोरेन का राज्य से गहरा भावनात्मक जुड़ाव रहा है। उन्होंने महाजनी और साहूकारी व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन चलाकर सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की थी तथा आदिवासी समाज में शिक्षा के प्रसार के लिए रात्रि पाठशालाओं का संचालन किया। सामाजिक सुधार और जनहित के मुद्दों पर उनके योगदान को व्यापक पहचान मिली है। उनके निधन के बाद उन्हें भारत रत्न देने की मांग भी उठी थी और उनके मोरहाबादी स्थित आवास को संग्रहालय में बदलने तथा धुरमा में स्मृति स्थल बनाने की पहल की गई। केंद्र सरकार ने भारत रत्न के बजाय उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। जमशेदपुर के गोविंदपुर में हाईवा की टक्कर से बाइक सवार की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। जमशेदपुर के गोविंदपुर थाना क्षेत्र में सोमवार दोपहर एक सड़क हादसे में बाइक सवार 40 वर्षीय सुखदेव गौराई की मौत हो गई, जबकि उनके साथी कालिदास राजवाड़ा गंभीर रूप से घायल हो गए। यह दुर्घटना गोविंदपुर से राष्ट्रीय राजमार्ग 33 को जोड़ने वाली सड़क पर हुई, जहाँ तेज रफ्तार हाईवा ने पीछे से बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों बाइक सवार सड़क पर गिर पड़े। हादसे में सुखदेव गौराई को गंभीर चोट आई और उन्होंने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया, जबकि कालिदास राजवाड़ के पैर में गंभीर चोट लगी है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी और घायल को अस्पताल पहुंचाने में मदद की। गोविंदपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को इलाज के लिए टाटा मोटर्स अस्पताल भेजा, जहां उनका उपचार चल रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के बाद हाईवा चालक वाहन लेकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन स्थानीय लोगों ने उसे और वाहन को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हाईवा को जब्त कर चालक को हिरासत में ले लिया गया है तथा मामले की जांच शुरू कर दी गई है। रांची में बन रहे स्मार्ट ट्रैफिक बूथ, धूप, बारिश और ठंड से मिलेगी राहत। रांची में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की सुविधा के लिए शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर स्मार्ट ट्रैफिक बूथ बनाए जा रहे हैं। इन बूथों में शीशे, पंखे और बेहतर छत जैसी आधुनिक सुविधाएं होंगी, जिससे ड्यूटी के दौरान पुलिस कर्मियों को गर्मी, बारिश और ठंड से राहत मिलेगी। फिलहाल सुजाता चौक और अरगुड़ा चौक पर स्मार्ट बूथ तैयार हो चुके हैं, जबकि गाड़ी खाना और रतन टॉकी क्षेत्र में निर्माण कार्य जारी है। ट्रैफिक एसपी ने बताया कि शहर में करीब 20 से 25 स्थानों पर स्मार्ट ट्रैफिक बूथ बनाए जा रहे हैं। इनका निर्माण विभिन्न कंपनियां अपने CSR फंड से कर रही हैं। वर्तमान में कई ट्रैफिक पोस्ट अस्थायी या झोपड़ी नुमा है। ऐसे में नए बूथ बनने से पुलिसकर्मियों को बेहतर कार्य वातावरण मिलेगा और यातायात संचालन भी अधिक प्रभावी ढंग से हो सकेगा।
सिमडेगा में वज्रपात से किशोरी की मौत, 3 बच्चे हुए घायल। सिमडेगा जिले के केरसई थाना क्षेत्र अंतर्गत भंडार टोली गांव में सोमवार को वज्रपात की चपेट में आने से 15 वर्षीय फूलमणि कुमारी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रिया कुमारी 12 वर्षीय, रोहित कुमार 8 वर्षीय और अमर कुमार 6 वर्षीय घायल हो गए। घटना के बाद गाँव में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही अंचल अधिकारी देवकांत सिंह, केरसई थाना पुलिस और भाजपा नेता रवि गुप्ता घटनास्थल पर पहुंचे तथा स्थिति का जायजा लिया। 108 एम्बुलेंस और स्थानीय एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं होने पर अंचल अधिकारी देवकांत सिंह ने अपने सरकारी वाहन से घायलों को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। वहीं मृतक किशोरी के शव को आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल सिमडेगा भेज दिया गया। घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है। प्रशासन ने पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। झारखंड की बेटी निकिता बनी मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 की नेशनल फाइनलिस्ट। बोकारो के टीटीपीएस ललपनिया की रहने वाली कुमारी निकिता ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 की आधिकारिक नेशनल फाइनलिस्ट बनकर झारखंड का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। साधारण परिवार से आने वाली निकिता के पिता लक्ष्मण कुमार टीटीपीएस में सहायक अभियंता हैं, जबकि उनकी मां वंदना कुमारी गृहिणी हैं। निकिता ने डीएवी पब्लिक स्कूल ललपनिया से मैट्रिक और इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की तथा वर्ष 2023 में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। नौकरी का अवसर मिलने के बावजूद उन्होंने मॉडलिंग और फैशन के क्षेत्र में अपना करियर बनाने का फैसला किया। कॉलेज के एक फ्रेशर्स कार्यक्रम में पहली बार रैंप वॉक करने के बाद निकिता ने इस क्षेत्र में आगे बढ़ने का संकल्प लिया और लगातार मेहनत के दम पर यह मुकाम हासिल किया। इससे पहले मिस झारखंड और मिस बिहार जैसी प्रतियोगिताओं में भी वह अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर चुकी है। अब मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 के राष्ट्रीय मंच पर वह किताब की दौड़ में शामिल हैं, जहां उन्हें ग्रूमिंग सेशन, इंटरव्यू और विभिन्न प्रतियोगिताओं से गुजरना होगा। किताब जीतने पर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा। उनकी उपलब्धि को झारखंड की बेटियों के लिए प्रेरणादायक माना जा रहा है। गिरिडीह में ओवरलोड कोल्ड ड्रिंक से भरा टोटो अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिरा, बड़ा हादसा टला। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में स्टेडियम से करीब 200 मीटर आगे गिरिडीह डुमरी मुख्य मार्ग पर सोमवार को एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। कोल्ड ड्रिंक से लदा एक टोटो अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बनी दीवार से टकराने के बाद करीब 10 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरा। हादसे में टोटो चालक को मामूली चोट आई है, जबकि किसी प्रकार की जानहानि नहीं हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टोटो गिरिडीह शहर से पपरवाटांड़ की ओर जा रहा था और उस पर क्षमता से अधिक माल लदा हुआ था। स्टेडियम के पास पहुंचते ही चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा, जिससे टोटो पहले दीवार से टकराया और फिर गड्ढे में जा गिरा। हादसे की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और चालक को सुरक्षित बाहर निकाला। सूचना मिलने पर मुफस्सिल थाना पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से गड्ढे में गिरे टोटो तथा कोल्ड ड्रिंक के पैकेटों को बाहर निकाला गया। बाद में सामान के मालिक के पहुंचने पर कोल्ड ड्रिंक को दूसरे वाहन में लोड कर सुरक्षित गंतव्य के लिए रवाना किया गया। झारखंड में 1 जुलाई से 3 महीने बंद रहेगा इको टूरिज्म, जंगल पर्यटन पर लगेगी रोक। झारखंड के वन क्षेत्रों में मानसून के दौरान 1 जुलाई से 30 सितंबर तक सभी प्रकार की पर्यटन और विकास गतिविधियों पर रोक रहेगी। वन एवं पर्यावरण विभाग ने वन्य जीवों की सुरक्षा, संरक्षण और पौधारोपण को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। इस अवधि में जंगल सफारी, इको टूरिज्म, सड़क निर्माण, बिजली टावर स्थापना समेत अन्य कार्य पूरी तरह से बंद रहेंगे। पलामू टाइगर रिजर्व और दलमा सहित राज्य के सभी प्रमुख वन क्षेत्रों में यह नियम लागू होगा। विभाग का मानना है कि बारिश के मौसम में मानव गतिविधियां कम होने से वन्यजीवों को प्राकृतिक वातावरण में विचरण करने का अवसर मिलता है और नए पौधों के बेहतर विकास में मदद मिलती है। मानसून के दौरान राज्य भर में 10 लाख से अधिक पौधे लगाने की योजना बनाई गई है। इसके लिए जल संरक्षण और सिंचाई की विशेष व्यवस्था की जा रही है। वन विभाग पौधारोपण के साथ साथ उनके संरक्षण पर भी विशेष जोर दे रहा है। वही मानसून के बाद इको टूरिज्म को नए स्वरूप में शुरू करने की तैयारी है। जंगल सफारी के लिए बैटरी चालित वाहनों की संख्या बढ़ाकर 25 करने, वन क्षेत्रों के आवासीय परिसरों में सोलर आधारित बिजली व्यवस्था लागू करने तथा पलामू टाइगर रिजर्व व लातेहार की प्रस्तावित सफारी परियोजना को गति देने की योजना है। एसआईआर ड्यूटी के दौरान बीएलओ संजू टुडू की मौत पर उबाल, प्रदीप यादव ने चुनाव आयोग को घेरा। 10 लाख मुआवजा, नौकरी और सभी बीएलओ के लिए बीमा सुरक्षा की मांग। गोड्डा जिले के पोड़ैयाहाट प्रखंड के सरविंधा गांव में एसआईआर ड्यूटी के दौरान ब्रेन हैमरेज से जान गंवाने वाली बीएलओ संजू टुडू के परिजनों से सोमवार को विधायक प्रदीप यादव ने मुलाकात की और आर्थिक सहायता प्रदान की। परिजनों ने आरोप लगाया है कि संजू टुडू पर एसआईआर का लक्ष्य जल्द पूरा करने का लगातार विभागीय दबाव था,
जिससे वह मानसिक तनाव में थी और इसी तनाव के कारण उनकी तबीयत बिगड़ गई। विधायक ने इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र लिखते हुए चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। प्रदीप यादव ने कहा कि बीएलओ से भारी जिम्मेदारी और मानसिक दबाव में काम कराया जाता है, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए कोई बीमा या ठोस व्यवस्था नहीं है। उन्होंने मृतका के आश्रितों को 10 लाख रुपए मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी तथा राज्य के सभी बीएलओ के लिए निःशुल्क जीवन एवं दुर्घटना बीमा लागू करने की मांग की है। उन्होंने चुनाव आयोग से जल्द नीतिगत फैसला लेने की अपील करते हुए कहा कि भविष्य में किसी अन्य बीएलओ के परिवार को ऐसी त्रासदी का सामना न करना पड़े। मुहर्रम को लेकर प्रशासन अलर्ट, अफवाह फैलाने और माहौल बिगाड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। धनबाद में मुहर्रम को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए सोमवार को न्यू टाउन हॉल में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त आदित्य रंजन ने की, जबकि एसएसपी प्रभात कुमार, जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और शांति समिति के सदस्य मौजूद रहे। उपायुक्त ने कहा कि अफवाह फैलाने, सोशल मीडिया पर भ्रामक संदेश प्रसारित करने या सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी प्रभात कुमार ने लोगों से किसी भी संदिग्ध गतिविधि या उपद्रव की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की है। बैठक में टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने भी सभी समुदायों से भाईचारा बनाए रखने की अपील की है। साथ ही डीजे पर प्रतिबंध का सख्ती से पालन, जुलूस में खतरनाक करतबों पर रोक, भारी वाहनों के परिचालन को नियंत्रित करने, खराब स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत, अवैध शराब पर कार्रवाई, स्वास्थ्य एवं पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने जैसे कई सुझावों पर प्रशासन ने आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिया। झारखंड के 8,525 शिक्षक कर्मियों के लिए नई बीमा योजना, मिलेगा 5 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर। झारखंड सरकार ने शिक्षा विभाग से जुड़े 8,525 शिक्षक, शिक्षाकर्मी और संसाधन कर्मियों के लिए नई जीवन बीमा योजना शुरू करने का फैसला किया है। इस योजना के तहत प्रत्येक पात्र कर्मी को 5 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर मिलेगा। बीमा भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के माध्यम से कराया जाएगा। इसके लिए संबंधित कर्मियों की सहमति ली जाएगी और जिलों को 25 जून तक प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए हैं। योजना के तहत लाभार्थियों के वेतन या मानदेय से हर महीने 500 रुपए प्रीमियम के रूप में जमा होंगे। सेवा के दौरान किसी कर्मी की मृत्यु होने पर उनके परिवार को 5 लाख रुपए की सहायता मिलेगी, जबकि जो है सेवा पूरी होने के बाद जमा राशि 7.5% ब्याज के साथ वापस की जाएगी। इस योजना में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय, BRP CRP, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय के कर्मचारी और रिसोर्स टीचर सहित कुल 8,525 शिक्षक कर्मियों को शामिल किया गया है। रांची से लापता इंटर की छात्रा का मुंबई में मिला लोकेशन, प्रेम प्रसंग का मामला आया सामने। रांची के जगन्नाथपुर क्षेत्र से 19 जून से लापता 16 वर्षीय इंटर प्रथम वर्ष की छात्रा का सुराग पुलिस को मिल गया है। तकनीकी जांच के दौरान छात्रा का लोकेशन मुंबई में ट्रैक किया गया है। पुलिस के अनुसार मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है और छात्रा अपनी मर्जी से एक युवक के साथ मुंबई चली गई थी। जानकारी मिलने के बाद उसके परिजन उसे वापस रांची लाने के लिए मुंबई रवाना हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक छात्रा घटना के दिन यूनिफॉर्म पहनकर कॉलेज गई थी, लेकिन शाम तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। कॉलेज प्रबंधन से पूछताछ में पता चला है कि उसने सुबह 10:09 पर तबियत खराब होने का आवेदन देकर छुट्टी ली थी और परिसर से बाहर चली गई थी। इसके बाद परिजनों ने विधानसभा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान के जरिए छात्रा का मोबाइल लोकेशन मुंबई में ट्रैक किया और मामले का खुलासा हुआ। पुलिस का कहना है कि छात्रा के रांची लौटने के बाद उससे पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अवैध भवनों के नियमितीकरण पोर्टल में तकनीकी दिक्कत, फीस जनरेट नहीं होने से आवेदक परेशान। राज्य सरकार की भवन नियमितीकरण योजना को रांची समेत विभिन्न शहरों में अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है और बड़ी संख्या में लोग अपने भवनों को नियमित कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं। हालांकि आवेदन जमा होने के बावजूद शुल्क भुगतान का विकल्प सक्रिय नहीं होने से आवेदकों की चिंता बढ़ गई है। लोगों को आशंका है कि तकनीकी गड़बड़ी के कारण उनकी फाइलें लंबित न रह जाए। भवन स्वामी और आर्किटेक्ट लगातार संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर स्थिति की जानकारी लेने का प्रयास कर रहे हैं। नियमितीकरण के लिए आवासीय भवनों पर 10,000 रुपए और व्यावसायिक भवनों पर 20,000 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है। विभागीय सूत्रों के अनुसार शुल्क का भुगतान भवन का नक्शा स्वीकृत होने के बाद ही किया जा सकेगा। नक्शा अनुमोदन के उपरांत पोर्टल पर फीस जनरेट होगी और भुगतान के बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। रांची नगर निगम और रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार RRDA में अब तक 800 से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जिनकी जाँच और स्वीकृति की प्रक्रिया जारी है। राज्य सरकार
ने अवैध भवनों के नियमितीकरण के लिए 60 दिनों की समय सीमा निर्धारित की है, जो 27 जून को समाप्त होने वाली है। ऐसे में अंतिम दिनों में आवेदनों की संख्या और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। चंद्रगुप्त कोल परियोजना से शुरू हुआ कोयला डिस्पैच, पहले दिन 450 टन कोयला रवाना। चतरा के टंडवा स्थित सीसीएल की बहुप्रतीक्षित चंद्रगुप्त कोल परियोजना से रविवार शाम को कोयले का डिस्पैच शुरू हो गया। पहले दिन 15 हाइवा के जरिए करीब 450 टन कोयला एनटीपीसी नॉर्थ कर्णपुरा परियोजना के लिए भेजा गया। परियोजना में 21 मार्च से कोयला उत्पादन शुरू हुआ था और अब तक करीब 10 लाख टन कोयले का उत्पादन हो चुका है। हालांकि स्थानीय ग्रामीणों की मांगों और रोजगार संबंधित मुद्दों के कारण लंबे समय से कोयले का परिवहन शुरू नहीं हो पा रहा था, जिससे परियोजना प्रबंधन की चिंता बढ़ गई थी। ग्रामीणों और प्रबंधन के बीच सकारात्मक वार्ता के बाद सहमति बनने पर डिस्पैच शुरू हो सका। जानकारी के अनुसार फिलहाल करीब 1.5 लाख टन कोयले की बुकिंग हुई है, जिसमें 1 लाख टन कोयला एनटीपीसी को और 50,000 टन रोड सेल के माध्यम से भेजा जाएगा। 3331 एकड़ में फैले इस परियोजना में 527 मिलियन टन कोयले का भंडार है। सीसीएल ने चालू वित्त वर्ष में 4.5 मिलियन टन उत्पादन का लक्ष्य रखा है, जिससे भविष्य में बढ़ाकर 15 मिलियन टन प्रतिवर्ष करने की योजना है। परियोजना के पूरी रफ्तार से शुरू होने से क्षेत्र में रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। बोकारो में पबजी गेम विवाद बना खूनी संघर्ष, उस्तरा कैंची से हमला, वृद्ध समेत 4 घायल। बोकारो जिले के बेरमो स्थित गांधीनगर थाना क्षेत्र के संडे बाजार में पबजी गेम को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में उस्तरा, कैंची और लाठी डंडे का इस्तेमाल किए जाने का आरोप है। इस घटना में मुकेश कुमार यादव 30 वर्षीय, उनके पिता परमानंद यादव 60 वर्षीय, नितेश कुमार यादव 12 वर्षीय समेत 4 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। घायल मुकेश कुमार यादव ने आरोप लगाया कि मोहल्ले के ही संतोष ठाकुर और सूरज ठाकुर ने उन पर अचानक हमला कर दिया। शोर सुनकर बचाव के लिए पहुंचे उनके पिता परमानंद यादव पर भी कैंची से हमला किया गया। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच पबजी गेम को लेकर पहले से विवाद चल रहा था, जो सोमवार को बढ़कर खूनी संघर्ष में बदल गया। गांधीनगर थाना प्रभारी धनंजय सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है, साथ ही जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद इलाके में तनाव और अफरा तफरी का माहौल है। सिमडेगा ट्रैफिक पुलिस को मिली गर्मी से राहत, ड्यूटी के लिए दिए गए कूलिंग जैकेट। सिमडेगा जिले में पड़ रही भीषण गर्मी और तेज धूप के बीच सड़क पर घंटों ड्यूटी करने वाले ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को राहत देने के लिए सिमडेगा पुलिस ने विशेष कूलिंग जैकेट उपलब्ध कराए हैं। एसपी श्रीकांत एस खोटरे के मार्गदर्शन में शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य पुलिस कर्मियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कार्यक्षमता को बेहतर बनाना है। खुले में लंबे समय तक ड्यूटी के दौरान होने वाली गर्मी संबंधित परेशानियों को कम करने के लिए इन आधुनिक जैकेटों का उपयोग शुरू किया गया है। जानकारी के अनुसार कूलिंग जैकेट शरीर के तापमान को संतुलित रखने में मदद करते हैं, जिससे पुलिस कर्मियों को गर्मी और हीट स्ट्रेस से राहत मिलेगी। इससे वे अधिक ऊर्जा और क्षमता के साथ यातायात व्यवस्था संभाल सकेंगे। एसपी ने कहा कि पुलिस कर्मियों का कल्याण विभाग की प्राथमिकता है और हर मौसम में जनता की सेवा करने वाले जवानों को बेहतर कार्य वातावरण तथा आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना पुलिस विभाग की जिम्मेदारी है। राज्यसभा चुनाव के बाद जेएमएम का बड़ा बयान, क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर कार्रवाई के संकेत। झारखंड राज्यसभा चुनाव के बाद सत्ताधारी इंडिया गठबंधन में बढ़ी राजनीतिक हलचल के बीच झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता और महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बड़ा बयान दिया है। सोमवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग या गठबंधन विरोधी गतिविधियों में शामिल विधायकों की पहचान कर ली गई है। जल्द ही गठबंधन की उच्च स्तरीय बैठक होगी, जिसमें ऐसे विधायकों के खिलाफ कार्रवाई पर निर्णय लिया जा सकता है। सीएम सम्राट से मिले झारखंड के वित्त मंत्री, दोनों राज्यों की आर्थिक स्थिति पर हुई चर्चा। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सोमवार को पटना स्थित मुख्यमंत्री आवास में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच बिहार और झारखंड की आर्थिक एवं वित्तीय स्थिति को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। वित्त मंत्री ने बताया कि उन्होंने बिहार के बंटवारे के बाद राज्य सरकार द्वारा अपनाए गए वित्तीय प्रबंधन और विकास मॉडल की जानकारी प्राप्त की। राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर उन्होंने झारखंड के वित्तीय प्रबंधन और विकास योजनाओं की भी जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए झारखंड का सकल बजट 1,56,560 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है, जबकि बिहार का मौजूदा बजट लगभग 3,50,000 करोड़ रुपए है। बैठक में दोनों राज्यों के आर्थिक विकास, बजट प्रबंधन और वित्तीय अनुभवों के आदान प्रदान पर सकारात्मक चर्चा हुई।
प्रेम प्रसंग में मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक, घंटों चला हाई वोल्टेज ड्रामा। बोकारो जिले के चंद्रपुरा थाना क्षेत्र के तिलों में सोमवार को एक युवक के मोबाइल टावर पर चढ़ जाने से अफरा तफरी मच गई। युवक को टावर पर देख बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए और घटना की सूचना पुलिस को दी गई। चंद्रपुरा थाना पुलिस और स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों ने मौके पर पहुंचकर काफी देर तक समझाने बुझाने का प्रयास किया, जिसके बाद युवक सुरक्षित नीचे उतर आया। इसके बाद पुलिस उसे पूछताछ के लिए थाने ले गई। प्राथमिकी जानकारी के अनुसार मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। युवक बोकारो पुरलिया सीमा क्षेत्र के सिद्दी गांव का निवासी बताया जा रहा है और उसका तेलों की एक युवती के साथ प्रेम संबंध था। दोनों के बीच किसी कारण दूरी बढ़ने के कारण युवक परेशान था, जिसके चलते उसने यह कदम उठाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राहत की बात यह रही कि घटना के दौरान किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति नहीं हुई और युवक को सुरक्षित बचा लिया गया। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने गोड्डा के महागामा में करोड़ों की विकास योजनाओं का किया उद्घाटन व शिलान्यास। झारखंड सरकार की ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने महागामा विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। मेहरमा प्रखंड की गझंडा पंचायत के अमडीहा गांव में लगभग 57,58,000 रुपये की लागत से बनने वाले नाला निर्माण कार्य की आधारशिला रखी गई। इसके अलावा महागामा प्रखंड के सिनपुर स्थित मदरसा जामिया इस्लामिया छात्रावास और परसा स्थित मिल्लत कॉलेज छात्रावास के मरम्मत एवं जीर्णोद्वार कार्य का भी शिलान्यास किया गया, जिन पर करीब 92 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। मंत्री ने महागामा प्रखंड परिसर में 6 करोड़ 11 लाख रुपए की लागत से निर्मित बीडीओ, सीओ तथा अन्य कर्मचारियों के आवासीय भवनों और परिसर विकास कार्यों का उद्घाटन भी किया। साथ ही 25,76,000 रुपए की लागत से पार्किंग स्थल और 17,90,000 रुपए की लागत से पेवर ब्लॉक निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने महागामा में प्रस्तावित 300 बेड अस्पताल के बाद मेडिकल कॉलेज की स्थापना की दिशा में भी प्रयास करने की बात कही है तथा स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं की भूमिका की सराहना की। 26 जुलाई से रांची में सजेगा डूरंड कप 2026, पहली बार मिली मेजबानी। रांची में पहली बार देश के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप 2026 की मेजबानी करेगा। टूर्नामेंट का संभावित आगाज 26 जुलाई 2026 से होगा। आयोजन की तैयारियों को लेकर सोमवार को विभागीय सचिव मुकेश कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें स्टेडियम, सुरक्षा, लॉजिस्टिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम और दर्शकों की सुविधाओं की समीक्षा की गई। सचिव ने कहा कि आयोजन झारखंड में फुटबॉल और खेल संस्कृति को नई पहचान देगा। डूरंड कप 2026 का उद्घाटन समारोह खेल, देशभक्ति, भारतीय सेना की गौरवशाली परंपरा और झारखंड की सांस्कृतिक विरासत का अनूठा संगम होगा। इसमें भारतीय सशस्त्र बलों का विशेष शो, आर्मी बैंड की प्रस्तुति तथा लोक एवं जनजातीय नृत्य की भव्य प्रस्तुतियां होंगी। सचिव ने सभी विभागों को समय पर तैयारियां पूरी करने के निर्देश देते हुए कहा कि खिलाड़ियों और दर्शकों को यादगार अनुभव देना आयोजन की सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। कार में मवेशी ले जाते युवक गिरफ्तार, पुलिस ने वाहन किया जब्त। रांची जिले के ओरमांझी थाना क्षेत्र में पुलिस ने कार में एक गौवंशीय पशु ले जा रहे 27 वर्षीय मोहम्मद जाहिद कुरैशी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गश्त के दौरान सूचना मिली थी कि रामगढ़ की ओर से एक कार में मवेशी लादकर रांची लाया जा रहा है। सूचना के आधार पर NH 20 स्थित भारतमाला परियोजना पुल के नीचे वाहन जाँच अभियान चलाया गया। जाँच के दौरान कार को रोकने पर चालक भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। तलाशी में कार के पीछे एक बैल मिला। पूछताछ के दौरान आरोपी पशु से संबंधित कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद पुलिस ने बैल और कार को जब्त कर आरोपी के खिलाफ ओरमांझी थाना में संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। 100 दिन बाद खत्म हुई मनरेगा कर्मियों की हड़ताल, मार्गो मुंडा में लौटे रोजगार सेवक। देवघर जिले के मार्गो मुंडा प्रखंड में विभिन्न मांगों को लेकर पिछले 100 दिनों से अधिक समय से हड़ताल पर चल रहे मनरेगा कर्मियों ने अपनी हड़ताल समाप्त कर सोमवार से काम पर वापसी कर ली। मनरेगा संघ के प्रखंड अध्यक्ष सुनील मुर्मू के नेतृत्व में रोजगार सेवक प्रखंड कार्यालय पहुंचे और BDO शशि संदीप सोरेन को लिखित आवेदन सौंपकर पुनः कार्यभार संभालने की जानकारी दी। लंबे समय तक चली हड़ताल के कारण प्रखंड क्षेत्र में मनरेगा से जुड़े विकास कार्य प्रभावित हो रहे थे। प्रशासन की ओर से लगातार कर्मियों से काम पर लौटने की अपील की जा रही थी। सरकार के साथ हुई वार्ता के बाद सहमति बनने पर रोजगार सेवकों ने हड़ताल समाप्त कर दी और चेहरे पर मुस्कान के साथ अपने कार्यों में लौट आए। इससे मनरेगा योजनाओं के संचालन में फिर से गति आने की उम्मीद है।
16वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए झारखंड टीम चयन प्रक्रिया शुरू, 55 खिलाड़ियों ने दिया ट्रायल। 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 के लिए झारखंड टीम के गठन की प्रक्रिया सोमवार को रांची स्थित मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में शुरू हुई। चयन ट्रायल में राज्य के विभिन्न जिलों से आए 55 जूनियर खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड का प्रतिनिधित्व किया। हॉकी इंडिया द्वारा 28 जुलाई से 8 अगस्त 2026 तक कोयम्बटूर में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय चैंपियनशिप को ध्यान में रखते हुए यह ट्रायल आयोजित किया गया। चयन प्रक्रिया में केवल 1 जनवरी 2007 या उसके बाद जन्मे खिलाड़ियों को शामिल किया गया तथा उनके कौशल, फिटनेस, गति, तकनीक और मैच परिस्थितियों में प्रदर्शन का आकलन किया गया। हॉकी झारखंड के महासचिव विजय शंकर सिंह ने बताया कि ट्रायल के बाद चयनित खिलाड़ियों के लिए जुलाई में विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा। इस शिविर में खिलाड़ियों को तकनीकी और रणनीतिक प्रशिक्षण देकर राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि प्रशिक्षण शिविर के प्रदर्शन के आधार पर 18 सदस्यीय अंतिम टीम का चयन किया जाएगा और इसी टीम से कप्तान भी चुना जाएगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।